Hello students, I'm Meenakshi Biyani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials। और आज मैं क्लास 11th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करवाऊंगी। एंड आज इस टॉपिक में मैं आपको एक्चुअली इसकी 3 वीडियोस कम से कम बनेंगी। तो मैं आज आपको इसमें पहले ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट लगभग एक जैसे से ही होते हैं, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसकी थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार अब से जो पैटर्न है वो एमसीक्यू पैटर्न पे चल रहा है। तो एमसीक्यूज के लिए आपकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उतना ही क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पहले आपको बताती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। एक पहले नॉर्मल सी बात बताती हूँ। उनको हुंडीज भी कहा जाता है इंडिया में, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, इन सब नामों से जानते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट बेसिकली अब जैसे इसमें होता क्या है, एक बेसिक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे मैंने गुड्स बेचा किसी को, ठीक है। जब मैं गुड्स बेचती हूँ और आज की डेट में मेरे पास, जैसे मानो जो मेरे से खरीद रहा है, उधार पे माल खरीद रहा है, तो आजकल क्या होता है कि क्रेडिट पे थोड़ा सा डर लगता है माल सेल करने में। तो इन केस अगर आपको ऐसा है तो आप क्या करते हो कि सामने वाले को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करेगा? मैं करूँगी, क्योंकि मैंने गुड्स बेचे हैं, मुझे रिस्क है। अब वो क्या होगा कि मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट टाइप्स बना करके और उसको दूंगी, वो उसको ड्यूली साइन करेगा और कहेगा कि, मतलब साइन करने का मतलब ये है कि उसने एक्सेप्टेंस दिया है कि येस आई एम ऑब्लाइज टू पे दिस पर्सन दिस मच ऑफ मनी, यानी कि मुझे इस बंदे को इतना रुपया देना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, ठीक है। एक्स ने कुछ बेचा है वाई को, तो ये अपनी बुक्स में क्या करेगा? एक्स कहेगा कि येस आई हैव गुड्स सोल्ड टू बी वाई, तो यानी कि वो करेगा कि मैंने सेल्स की जो मेरी एंट्री होती है YDR टू सेल्स अकाउंट, इसने बेचा है, और ये अपनी बुक्स में करेगा परचेजेस अकाउंट DR डेबिट टू एक्स, ठीक। अब पेमेंट के टाइम पे इसके पास पैसा नहीं है इतना, इमीडिएटली ये कैश पेमेंट नहीं कर सकता है। इन दैट केस ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रजामंदी इसको देता है। ये ड्रॉअर होता है, जो गुड्स बेचता है वो ड्रॉअर होता है, और जो गुड्स खरीदता है वो ड्रॉई होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अपनी बुक्स में लिखेगा कि इसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है क्योंकि ये पैसा हमें मिलना होता है, तो इसने कहा कि ठीक है मुझे बिल्स रिसीवेबल, तो इसने वो बिल्स रिसीवेबल बनाया जो कि वाई एक्सेप्ट करेगा, वाई उस पर ड्यूली साइन करेगा, उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ होता है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये अपनी बुक्स में लिखेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी कि मुझे बिल्स पे करने हैं, यानी कि इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए क्रेडिट में गया है। ये मान रहा है कि इसे बिल पे करना है। अच्छा, इसमें डेट जरूर होती है भी, इतनी डेट को मान लीजिए भी 1 अप्रैल को इनका डील हुआ, 1 अप्रैल को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भी इनको वो मिलेगा। मान लीजिए 2 महीने बाद की ड्यू डेट है, तो भी मैं ड्यू डेट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी आपको कि भाई 2 महीना और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 2 महीने हो गए, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 जून को इसको अगर पेमेंट मिल जाता है तो ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये अपनी बुक्स में लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे ये अमाउंट इसका लिख देगा कि भाई मैंने इसका इतना पेमेंट कर दिया। तो समझ में आ गया होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि हमें किसी को कितना पेमेंट देना है। आपको ये समझ में आ गया कि ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ये एक्सेप्टर भी होता है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है कि इसको इतना पे करना है, यानी कि इन दैट केस वी कैन ऑल्सो से कि ये जो है ये बंदा है जिसको पेमेंट करना है, क्योंकि इसके पास इमीडिएटली कैश नहीं है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले रहा है, और इसने ये एक्सेप्ट किया है कि 2 महीने 3 महीने बाद, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये इसको इतना पेमेंट कर देगा जितना इसको करना है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी पार्टी और होती है, उसको हम बोलते हैं पेई। कौन होता है वो? पेई। अब जैसे मान लीजिए पेई कौन होता है? पेई वो होता है जिसको ये पैसा मिलेगा। पेई इज द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट, ही विल रिसीव द पेमेंट एक्चुअली, ठीक है। ये बंदा है जिसको पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स को भी किसी को पेमेंट करना था, तो एक्स ने क्या किया, ये बिल्स रिसीवेबल आते ही इसने इसको भी मान लीजिए वो पेमेंट करना था, इसने इसको दे दिया, इसने पेई को दे दिया।
तो इसके पास जब आ गया तो जिस दिन ये बिल्स का काम होता है ये बैंक के थ्रू होता है, तो जिसके पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होएगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इससे पैसा उसको मिलेगा, एक्स को नहीं मिलेगा। एक्स को उसके बाद कोई लेना देना नहीं है अगर एक्स ने ये बिल्स रिसीवेबल किसी और को ट्रांसफर कर दिया है तो। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज आएंगी तब हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये करवाऊंगी। तो ये होता है, आप बुक में देख सकते हो कि इसमें स्पेसिफिक दे रखा है कि कैसे होता है। ये स्टैंप होती है गवर्नमेंट की, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टैंप होती है। ये देखिए इतना रुपया पे करना है, किस डेट को कहाँ का बंदा है और उसने ये रिटन डॉक्यूमेंट किया है, और उसके बाद यहाँ पे पूरे सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ रहता है कि किसने एक्सेप्ट किया है, साइंड है, सब कुछ है इसके अंदर, सब लिखा हुआ होता है। तो इस तरह का ये स्पेसिमेन होता है। इसके फायदे क्या होते हैं, ये परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट पे ये ज़्यादा सही रहता है, हेल्पफुल रहता है। एटलीस्ट लीगल डॉक्यूमेंट है तो आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं तो कल को वो बंदा मुकर जाए कि मेरे पास कुछ तो कोई वो ही नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता इस समय, तो फिर आप क्या करोगे। नेक्स्ट है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी होती है। जैसे कि मान लीजिए उसने तो कह दिया 3 महीने बाद वो आपका पेमेंट करेगा, लेकिन आपको आज ही वो पैसा चाहिए, देन इन दैट केस आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपके पास बिल्स रिसीवेबल है वो लेके आप बैंक के पास जा सकते हो। बैंक एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के, क्योंकि भाई 3 महीना या 2 महीना जो भी है उसका बाद तो पैसा अटका हुआ रहेगा, जितना कम टाइम पीरियड होता है उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट काटता है बैंक, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उतना ज़्यादा पैसा काटता है। तो उसके अकॉर्डिंग बैंक पैसा काट के थोड़ा सा रुपया काट करके पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी का वो पैसा आपको वो दे देता है। और आपको ये भी रिलीफ रहता है कि आपको पता है 3 महीने बाद पैसा मिल जाएंगे, तो आपको ये याद नहीं रखना है भाई पैसा दे, तुम बार बार उसको फ़ोन कर रहे हो, उसको मैसेजेस कर रहे हो भाई आपका पैसा बाकी है आप अपना पैसा दो, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। फिर उसके बाद रिमाइंडर्स नहीं भेजना पड़ता, एंडोर्समेंट पॉसिबल है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जिसके पास बिल होता है वो पे ही होता है, तो फाइनली उसी को पैसा मिलना होता है। तो इसको पेमेंट करना था, तो ये भी अपना मुक्त हो गया, उसको भी एश्योरिटी मिल गई कि एक्स जो है उसको पैसा दे देगा। उसके बाद में फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए भी ये इजी रहता है, क्योंकि देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये फर्म्स को रिसीव एंड मेक पेमेंट्स करने में हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड में भी, क्योंकि जो ट्रबल होता है या रिस्क होता है फॉरेन करेंसी को इधर से उधर लेकर के जाने का, ये लफड़ा ही नहीं रहता है इसके अंदर में। वाया बैंक होना है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर के जाओ बैंक में दिखाओ, वो आपको पैसा मिल जाएगा। सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन भी होता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो पैसे का ही काम करता है। तो अगर आप ये करते हो तो बाय मेकिंग थ्रू बिल्स जो मनी इन सर्कुलेशन है वो यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए जो वियर एंड टीयर होती है करेंसी इन सर्कुलेशन का वो भी बचता है। ये इन्होंने एडवांटेजेस में डाला है, बट बेसिकली देखा जाए तो ऐसी कोई वो बात नहीं होती है। कन्वीनियंस फॉर द परचेजर ऑल्सो, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को तो परचेजर को टाइम मिल जाता है वो पेमेंट क्लियर करने का, तो इसलिए इसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अब एक जैसा अभी मैं इतनी देर से नाम भी ले रही थी, प्रॉमिसरी नोट्स भी होते हैं। कभी कभी जो परचेजर होता है या जो डेटर होता है वो हिमसेल्फ, मतलब जिसने गुड्स परचेज किया वो खुद ही एक नोट राइट कर देता है, भला मानस है, अच्छा बंदा है, खुद ही लिख के दे देता है कि हाँ भी मुझे आपको इतना रुपया पे करना है, तो ये प्रॉमिसरी नोट होता है, वो उस पर साइन वाइन कर करके देता है अपना, ये प्रॉमिसरी नोट है। तो डिफरेंस समझ में आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सेलर है वो ड्रॉ करता है, वेयर इज प्रॉमिसरी नोट जो बायर है वो ड्रॉ करता है, दोनों में डिफरेंस होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसके पास बिल है उसको पैसा मिलेगा, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता कि जिसके पास बिल है, क्योंकि उसमें नाम लिखा हुआ होता है कि मुझे फलाने फलाने बंदे को, कि जैसे वाई है तो वाई लिखेगा कि भाई मुझे एक्स को इतना रुपया पे करना है, तो वो एक्स को ही पैसा मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता है। ठीक, दूसरा पार्टीज, इसमें 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉ, ड्रॉई और पे, जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती हैं, एक जिसने परचेज किया है और एक जिसने सेल किया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये ड्रॉई को जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है ना तो ड्रॉई इसमें एक्सेप्टेंस देता है, पर इसमें जो प्रॉमिसरी नोट होता है इसमें कोई एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं चाहिए रहता है। लाइबिलिटी जो होती है ड्रॉअर की इसके अंदर में वो सेकेंडरी होती है, वो लाइबल नहीं होता अगर एक्सेप्टर डज नॉट पे, अगर एक्सेप्टर ने बिल पे नहीं किया तो वो लाइबल नहीं होगा उसके लिए। लेकिन जो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर जो होती है, यानी कि जो मेकर है इसमें, वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसने खुद से लिख करके दिया है कि मैं ये पेमेंट करूंगा। पेई, जैसा मैंने आपको कहा कि ड्रॉअर जो है वो खुद भी पेई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है। जिसके पास माने जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें 2 ही पार्टीज होती हैं, एक तो वो होता है जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, दूसरा वो होता है जिसने प्रॉमिसरी नोट जिसको मिलेगा। तो इसमें जो होता है मेकर कैन नॉट बी द पे, मेकर इज नॉट द पे, यहाँ पे जो होता है ड्रॉअर जो है वो पेई ही होता है, वो ही पेई होता है इनफैक्ट बिल का। इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड
इन केस ऑफ डिसऑनर नोटिंग चार्जेस इसके अंदर में, और नोटिंग यहाँ पे नेसेसरी नहीं होती है प्रॉमिसरी नोट के केस में। एंड इन केस ऑफ लोकल बिल्स सिर्फ एक ही कॉपी प्रिपेयर करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। जो फॉरेन बिल्स होती है उसमें 3 कॉपी प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें तो लोकल का ही काम होता है प्रॉमिसरी नोट में, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉपी प्रिपेयर की जाती है, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन। ऐसा नहीं, प्रॉमिसरी नोट फॉरेन में भी होते हैं, लेकिन इसमें एक ही कॉपी बनती है प्रॉमिसरी नोट में। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसा कि मैंने कहा कि लोकल है तो एक कॉपी बनती है और फॉरेन है तो 3 कॉपीज बनती है। और स्टैम्प, देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि पेबल ऑन डिमांड होता है। अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी, लेकिन अगर आप साफ साफ खुद की बात कर रहे हो तो उसमें स्टैम्प लगना जरूरी नहीं होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कंपल्सरीली स्टैम्प लगता है, ठीक है। और डेट ऑफ मेच्योरिटी अब मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ, ग्रेस पीरियड एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको एकदम बढ़िया उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको उसके बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि आप उसको कैसे करते हो। डेज के हिसाब से भी नहीं आएगी और मंथ्स के हिसाब से भी नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैंने अभी दिया ही था आपको। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2017 से 2 महीने, 1 जनवरी 2017 से 2 मंथ्स, ठीक है। तो 1 जनवरी के बाद में 2 महीने जोड़िए, 1 फरवरी और 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। तो वो होएगा 1 के बाद में 2 3 4 1, तो इसमें 3 डेज और जोड़ दो, तो कितना हो गया 1 के बाद 2 3 4, यानी कि 4th को 2 3 1 2 3 4 4th मार्च को मेरी जो है वो ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट। क्लियर हुआ। अब वही अगर मान लीजिए मैंने 60 डेज कहा होता, 1 जनवरी से 60, 2 महीना नहीं कह के 60 डेज कहा होता। 1 जनवरी है तो जनवरी के कितने दिन और रह गए, 30 दिन। फरवरी के कितने दिन होते हैं, 28 दिन। मान लेते हैं ये लीप ईयर नहीं है, ये कितने डेज होते हैं, 58 डेज, ठीक है। 59 60 अभी 2 दिन बाकी है, यानी कि अगर फरवरी के डेज कंप्लीट हो गए तो मार्च की 2 तारीख आ गई, 2 दिन और जोड़ देंगे तो 2 मार्च आ गई। अब 3 दिन का ग्रेस पीरियड प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, तो कितना हो गया, 2 के बाद 3 4 5, यानी कि ये आ जाएगी 5th मार्च, ये आ गई मेरी ड्यू डेट। क्लियर हुआ डिफरेंस आपको 60 डेज में और मंथ्स में क्या अंतर होता है। डेज में हम दिन गिनते हैं, ठीक, कैसे दिन कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब 1 दिसंबर से 60 डेज हो चाहे 3 मंथ हो, जैसे 30 अप्रैल से 3 महीने लीजिए, 30 अप्रैल महीने के आखिर का, ये और बताती हूँ आपको, चलिए 30 अप्रैल से 3 महीने, ठीक है। तो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, 30 मई, ठीक है, 30th जून और 30th जुलाई, 3 महीने पूरे हुए। 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, 30 जून से 30 जुलाई, 3 महीने। उसके बाद 31 1 2 3 दिन का ग्रेस पीरियड, कितना हुआ 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 2 आ गई, 31 1 2 2 जुलाई, तो यार मेरी ड्यू डेट कब आ गई, ड्यू डेट आ गई 2 जुलाई को। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम इनको कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन ही देख रही थी कोई और ऐसा है तो ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर में। अब एक चीज और बताती हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक आप टर्म यूज करोगे, बिल एट साइट। बिल एट साइट यानी कि ऑन प्रेजेंटेशन, पेबल ऑन डिमांड इसका मतलब होता है। अगर कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है पेमेंट का बिल के ऊपर में, तो जब आप उसकी डिमांड करोगे तब उसका पेमेंट सामने वाले बंदे को करना पड़ेगा। ये होता है बिल एट साइट। एक होता है बिल आफ्टर डेट, यानी कि जब बिल इज पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर डेट के बाद, तो जो पीरियड होता है इट बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। जिस दिन आप बिल ड्रॉ करते हैं उस दिन आपका जो टाइम पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी अलाउ किया जाता है इन बिल के ऊपर में। जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज 1 जनवरी 2015 का था, 2 महीने का आफ्टर डेट आपने कहा, ठीक है। तो यानी कि 1 जनवरी से 2 महीना, इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15 जनवरी 2015, एक्सेप्ट उसने 15 जनवरी को किया, तो ड्यू डेट जो है वो 4 मार्च को ही पड़ेगी। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 के बाद 2 3 4, ये होता है बिल आफ्टर डेट।
बिल आफ्टर साइट यानी कि ये होगा कि जैसे उसने अगर 15 तारीख को देखा, 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 2 महीना शुरू होगा, ये होता है बिल आफ्टर साइट। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 16, 17, 18। तो 18 तारीख को आपका ड्यू डेट पड़ेगा, ठीक है। तो बिल आफ्टर डेट में जिस दिन मेरा बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से हम डेज, मंथ्स या डेज जो भी है वो काउंट करते हैं। एंड बिल आफ्टर साइट में जिस दिन ड्रॉई ने देखा उस दिन से हमारा ये डेट जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो सबसे बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक। अब एक इसमें कुछ चीज़ें अभी और भी होती हैं कि सिंपल सा जो क्वेश्चन है कि वो रिटेन करता है, यानी कि ड्यू डेट तक रिटेन किया और उसको पेमेंट कर दिया, जो थोड़ी सी देर पहले मैंने किया था वो वही चीज़ होती है। तो आई थिंक इट वॉज वेरी क्लियर टू यू। इसमें सेकेंड चीज़ होती है कि वो डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, या नेगोशिएशन भी होते हैं इसके अंदर में, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो पेबल होता है जिसके पास वो बिल होता है, तो इट मे बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी, खाली आप डिलीवरी कर दो नेसेसरी है, सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल होता है किसी और पर्सन को बाय हिज ऑर्डर या टू हिज ऑर्डर, तो आपको उसमें नेगोशिएट करना पड़ता है, एंड ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। तो एंडोर्समेंट जो होता है वो साइनिंग होता है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो हमने पेई वाली पार्टी बनाई थी पिछले अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने लिख के बताया था आपको कि जो पेई वाली पार्टी होती है तो हम किसी और को पेमेंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, तो उसको हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अभी मैंने आपको करवाई है। अब मैं एंडोर्समेंट की एंट्रीज और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन और एंडोर्समेंट के टाइम पे जब डिसऑनर होता है तब हम उसको कैसे डील करते हैं, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन प्लीज़ मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर टिल है, ताकि जब मैं आगे समझाऊं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाके। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको पहले के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जर्नल के, कैश बुक के, बेसिक एंट्रीज के। एंड प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हैं कि नहीं आए। इन केस अगर आपको कोई चीज़ के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अभी भी मुझे कुछ सीनियर्स ने कहा है कि नेट के पेपर में कुछ चीज़ें आई थी उनको नहीं क्लियर थी। आई विल पर्टिकुलरली मेक दैट वीडियो उनके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन सी इट इन माई प्ले लिस्ट ऑल्सो। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, अगर आपको समझ में आया है कि मैंने आपको क्या करवाया और आगे के वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये चीज़ पसंद आई है या नहीं आई है, आपको समझ आया है या नहीं आया। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।